गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। इसी लेसन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करते हैं आज इस लेसन को हम कंप्लीट करें। तो पहला जो टॉपिक है आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं कि कार्बन किस तरह की रिएक्शन देता है। सबसे पहले जो कार्बन रिएक्शन देता है उसका नाम है कंबस्चन रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। कंबस्चन रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या है कि जब भी कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में क्या होता है, हीट बाहर निकलती है। हीट और लाइट प्रकाश के रूप में हो सकती है, उष्मा के रूप में बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। या कार्बन के हम अल्केन को जलाएं, सेम कंबस्चन रिएक्शन में दहन क्रिया में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में हीट। इसी तरह से अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाते हैं तो वहां से भी फिर क्या होगा, आपके पास CO2 और प्लस H2 प्लस में हीट। तो अगर हम देखें इन सभी में कि जब भी कार्बन को जलाया जाता है या कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है या कार्बन के किसी कंपाउंड को जलाया जाता है, तो कंबस्चन रिएक्शन में जब उनको जलाया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, हीट बाहर निकलेगी, वो लाइट के रूप में भी हो सकती है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्चन रिएक्शन या दहन अभिक्रिया। तो जब भी किसी पदार्थ को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, उसको हम कंबस्चन रिएक्शन या दहन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड जो रिएक्शन है कार्बन की, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब किसी में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप एक जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है कि आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपके पास ये डबल एरो भी हम कह सकते हैं, डबल एरो भी ले सकते हैं हम। तो हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या मिलेगा, अल्कोहल। अल्कोहल में भी प्राइमरी, में भी सेकेंडरी, में भी टर्सरी। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपके पास, एल्डेहाइड। प्राइमरी अल्कोहल एल्डेहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। और कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या होगा आपके पास, कार्बोजाइलिक एसिड। और कार्बोजाइलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। तो एक आपके बहुत काम आने वाली रिएक्शन है ये जनरल रिएक्शन, आपको याद रखनी है कि आपके पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ये एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन। अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल, जिसका जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था ROH। और अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। ये आपके सिलेबस से हायर वैल्यू बात है थोड़ी सी, जब प्लस 1 या प्लस 2 में आ जाओगे आपको समझ आ जाएगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को की जब ऑक्सीडेशन की जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन।
एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हो कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करते हो CO2 एंड वाटर। तो ये हमने पहले रिएक्शन जो पढ़ी थी कंबस्शन, उसमें यही था कि हाइड्रोकार्बन लेते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, या अल्कोहल लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, और ये अगर आप देखिए डबल एरो हम सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट तो ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे रिडक्शन होगी, यानी कार्बोजेलिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से अल्कोहल, अल्कोहल की रिडक्शन से हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए हमने ये डबल एरो में दिखाया कि जब आप फॉरवर्ड जाते हो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ऑक्सीडेशन होगी, और जब बैकवर्ड जाते हो रिडक्शन होगी। अब हम यही इस्तेमाल करेंगे, हम लेंगे अल्कोहल और अल्कोहल की क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा कार्बोजेलिक एसिड। तो ये जो सिंगल स्टेप था कि अल्कोहल पहले एल्डिहाइड या कीटोन में जाता है, ये नहीं आएगा डायरेक्ट, क्या आएगा कार्बोजेलिक एसिड, क्योंकि वहां पे 2 ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती हैं। और ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है, ये हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनकी खुद की रिडक्शन होती है इसलिए उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देते हैं वो, जिनमें ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। तो जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, तो आपके पास है अल्कोहल, इथेनॉल, सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल। तो इसकी आप क्या करते हो ऑक्सीडेशन करते हो, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके पास कार्बोजेलिक एसिड। तो ये जब ऑक्सीडेशन आपने की कार्बोजेलिक एसिड आपका बना, ऑक्सीडेशन हुई, तो यहां पे जो रिजेंट लेंगे हम 2 रिजेंट हम लेंगे। पहला लेंगे हम KMnO4 और दूसरा लेंगे हम K2Cr2O7। ये पोटासियम डाइक्रोमेट है, ये एसिडिक लेते हैं, एसिड में घोला जाता है इसको। ये पोटासियम परमैंगनेट है, इसको बेसिक लेते हैं। ये रिजेंट हम लेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहां पे हम रिजेंट लिखेंगे, और ये दोनों क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे क्या होगा, हम अल्कोहल लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, या तो हम KMnO4 लेते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बेस में इसको घोला जाता है, या हम लेते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट जिसको एसिड में घोला जाता है। ये रिजेंट हम लेंगे जो क्या करते हैं अल्कोहल को किस में बदल देते हैं कार्बोजेलिक एसिड में बदल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, वो है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, हम लेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और उसको किस में बदल लेंगे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम लेते हैं अल्कीन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी हम एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और किसकी प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो निकल मेटल की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या टिन की प्रेजेंस में, या आयरन की प्रेजेंस में, ये सारी जो मेटल हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो रिडक्शन में सहायता करेंगे और खुद की उनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो इसको रिड्यूस कर देता है, यहां से कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इस साइड लग जाएगा, एक H इस साइड। तो यहां से क्या हुआ आप देख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अनसैचुरेशन खत्म हो गया, किस में चला गया, सैचुरेशन में चला गया। कब चला गया, जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या टिन, या आयरन, इन सभी मेटल की प्रेजेंस में जब हम रिडक्शन करवाएंगे, यहां पे रिडक्शन हुई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हुआ, तो इसको हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। और ये किस में बदल गया, ये बदल गया वेजिटेबल
घी, जिसको फैट भी कहते हैं, एनिमल फैट भी कह देते हैं इसको, एनिमल फैट। तो ये क्वेश्चन भी आता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम इसका नाम लिखें हाइड्रोजनेशन, तो अगर आप इसके टुकड़े करते हो हाइड्रोजन प्लस एसन, हाइड्रोजन प्लस एसन, एसन का मतलब होता है एडिशन। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो वेजिटेबल ऑयल थे, वनस्पति तेल थे, वो किस में बदल जाते हैं, वेजिटेबल घी, वनस्पति घी में बदल जाते हैं। इसको बोलते हैं हम एडिशन रिएक्शन। तो ये कई बार आपने ऐड भी देखी होगी, वनस्पति तेल, वनस्पति घी। तो स्वास्थ्य के लिए वनस्पति तेल गुड होता है, अच्छा होता है, लेकिन जो वनस्पति घी है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि वो फैट है, वो आपकी बॉडी में जाके फैट के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, फोर्थ रिएक्शन, हमारे पास अब है फोर्थ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये लगभग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होती है, ये विस्थापित कर देती है। तो हम हाइड्रोकार्बन लेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन लेते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोरीन पास करेंगे, इसमें हैलोजन पास करेंगे। तो हैलोजन पास करने से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश में ये रिएक्शन होती है। तो ये किस में चला जाता है, CH3Cl प्लस HCl। फर्दर अगर हम पास कर देते हैं Cl2, तो ये किस में चला जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फर्दर अगर हम पास कर देते हैं Cl2, तो ये किस में चला जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। फर्दर पास कर देते हैं Cl2, तो किस में चला जाएगा, CCl4 प्लस HCl। तो अगर आप देखें इसमें हो क्या रहा है, मीथेन में से H बाहर निकल रहा है और उसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ रहा है। तो CH4 में से H निकल गया, रह गया CH3 और उस H की जगह क्या आ गया, Cl आ गया। तो Cl ने H को विस्थापित कर दिया, इस वजह से इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। और ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन चलती चली जाती है जब तक इसमें क्लोरीन आप पास करते चले जाओगे और सारे के सारे H जब तक रिप्लेस ना हो जाए। तो CH4 पहले CH3 में चला गया, एक क्लोरीन जुड़ा, फिर क्लोरीन पास की, फिर से एक H निकल गया, H2 रह गया आपके पास, क्लोरीन जुड़ के 2 हो गए, फिर H निकल गया, H1 रह गया, क्लोरीन 3 हो गए, फिर H निकल गया। तो ये रिएक्शन, वैसे तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनरिएक्टिव या इनर्ट कह सकते हैं, हम कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस में चला जाता है, हेलोअल्केन में चला जाता है, क्लोरो, जैसे क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इनमें ये चला जाता है। तो इसमें H रिप्लेस हो रहा है, Cl उसकी जगह ले रहा है। अब है नेक्स्ट हमारे पास, ये तो थी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की। अब हम कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसको हम कहते हैं कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे 2 यौगिक पढ़ेंगे कार्बन के। पहला पढ़ेंगे हम इथेनॉल,
और दूसरा जो यौगिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। तो इनको वन बाय वन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास इथेनॉल। तो इथेनॉल की सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इथेनॉल है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है एट रूम टेम्परेचर। तो इथेनॉल का जो जनरल फार्मूला है वो है C2H5OH। इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। इन जनरल इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो आप इन जनरल सुनते हो अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल का जो हम फैमिली, ये फंक्शन ग्रुप OH है जो अल्कोहल है, इस वजह से इसको अल्कोहल कह देते हैं। इसका जो IPAC नेम है वो क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन है इसमें, इथ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन, इथेन हो गया। और OH की जो सफिक्स जुड़ती है, सेकेंडरी सफिक्स, कल हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप की, ओल जुड़ती है, इस वजह से इसका जो नाम है इथेनॉल। इथेनॉल रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है और एक पेय पदार्थ है। ज्यादातर लोग इसको पीते हैं, जिसे हम शराब कहते हैं। अब हम इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी, हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसकी 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में, इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म की, इथेनॉल किसके साथ क्रिया करता है, सबसे पहले इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ है, सोडियम मेटल के साथ। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल। तो आपके पास ये है इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हम कहेंगे कि इथेनॉल सोडियम मेटल या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अल्कोक्साइड बनाता है उस मेटल का। जैसे सोडियम इथोक्साइड है, ये सोडियम अल्कोक्साइड बोल देते हैं इसको। और प्लस में क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो ये जनरल रिएक्शन है किसी भी मेटल के साथ। अगर हम सोडियम की जगह एल्यूमिनियम लेंगे या जिंक लेंगे, वो भी यहां से H को रिप्लेस कर देगा, H बाहर निकाल देता है। तो यहां से आप पढ़ते हो कि इथेनॉल का क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर होता है। अब हम नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, सेकंड रिएक्शन। कि सेकंड जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि जब हम इथेनॉल को गर्म करते हैं, ये निशान है हीट का, गर्म करने का, कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इथेनॉल है वो किस में बदल जाता है, वो अनसैचुरेटेड प्लस H2 बाहर निकल जाता है। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होती है। अगर इसका जो टेम्परेचर है कम ज्यादा होगा, जैसे 383, तो वहां से जो प्रोडक्ट है वो भी आपका बदल जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो यहां से अगर आप इथेनॉल लेते हो, इथेनॉल क्या था, CH3CH2OH, और इसको आपने गर्म किया कितने तापमान के ऊपर, 443 केल्विन के ऊपर, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये किस में बदल गया, अल्कीन में बदल गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं, तो जो इथेनॉल होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्कीन में चला जाता है। तो ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अल्कोहल की। एक हम रिएक्शन इसकी एसिड के साथ पढ़ेंगे, इथेनोइक अम्ल के साथ नेक्स्ट सेक्शन में अभी पढ़ेंगे। तो ये अब हम बात करें कि जो इथेनॉल को लोग पीते हैं उसका जो अफेक्ट होता है आपका, वो बॉडी पे अफेक्ट करता है, आपके लीवर पे, ब्रेन पे। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको वो स्लो कर देता है।
तो मैसेज आने में, सिग्नल जाने में रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आने और जाने में समय लगता है। इसी वजह से आपने देखा होगा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें इसी फैमिली में, अल्कोहल फैमिली में मिथेनॉल होता है। मिथेनॉल को जिसे हम कहते हैं कच्ची शराब जिसको कह देते हैं, मिथेनॉल तो अनफिट होता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, उसको तो पी नहीं सकते आप। अगर उसको पी लेते हो या तो आप अंधे हो जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी। तो जो लैब के अंदर इथेनॉल आता है, पहले लोग जो लैब अटेंडेंट होते थे वो उसको पी लेते थे, तो अब उसमें क्या करते हैं, पिरिडीन या दूसरी इम्प्योरिटी उसमें मिला देते हैं। वो डी नेचर, उसका जो नेचर है बदल जाता है। उस डी नेचर अल्कोहल उसको कहते हैं, वो अब लैब में आता है ताकि उसका मिस यूज ना हो। ऐसे ही अल्कोहल की यूज की अगर हम बात करते हैं, इसको आप गैसोलीन के साथ मिक्स करके, जैसे पेट्रोल को यूज करते हैं हम, अल्कोहल प्लस गैसोलीन को मिक्स करके एज ए अल्टरनेटिव सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो पेट्रोल की जगह पे। ये एंटी नॉकिंग एजेंट भी होता है। इसको एंटी नॉकिंग एजेंट की जहां पे बर्फ वगैरह ज्यादा पड़ती है उसमें इसको डाला जाता है टेट्राइथाइल लेड के साथ, तो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। वो उसको जो तेल वगैरह उसको जमने से रोकता है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक तेजाब। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास है एथेनोइक एसिड, जिसको हिंदी में एथेनोइक अम्ल और पंजाबी में एथेनोइक तेजाब कहा जाता है। सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 290 केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में हम बात करें 17 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस है। तो 17 डिग्री सेल्सियस की अगर आप बात करते हो, जब सर्दियों में तापमान नीचे चला जाता है, 17 से नीचे चला जाता है, तो ये लिक्विड से किस स्टेज में आ जाता है, सॉलिड की स्टेज में आना शुरू हो जाता है। इस वजह से इसका नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, साधारण नाम इसका एसिटिक एसिड है। ये ग्लेशियर से बना है कि जैसे बर्फ जम जाती है चट्टान, बर्फ की चट्टान, वैसे ये ग्लेशियर बन गया। किसका ग्लेशियर बन गया, किसका, एसिटिक एसिड का। कब, जब सर्दियों में। तो ये सेमी, आप कह सकते हो सेमी सॉलिड है, वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन सर्दियों में जमना शुरू हो जाता है, सेमी सॉलिड रूप में होता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का 4 से 10% सोल्यूशन पानी में अगर आप मिक्स कर लेते हो, सोल्यूशन बनाते हो उसका, एसिटिक एसिड का 4 से 10% सोल्यूशन अगर आप बनाते हो पानी में घोल के, यानी आपने 10 ml एसिटिक एसिड ले लिया, 90 ml पानी ले लिया, उसको मिक्स कर लिया, उसको हम बोलते हैं विनेगर। विनेगर, तो विनेगर को हिंदी में कहते हैं सिरका। तो सिरका आपने सुना होगा, अचार वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें सिरका डालते हैं। सिरका क्या है, 5 से 10% घोल है किसका, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है किसका, इथेनोइक एसिड का। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपके पास आती है। सबसे पहले होती है एस्टर फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं एस्टरीकरण। ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण अभिक्रिया आती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि आप लेते हो एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, प्लस आप क्या लेते हो, अल्कोहल, और अल्कोहल भी कौन सा लेते हो आप, इथेनॉल, और इससे क्रिया करके
ये क्या बनाते हैं, डबल एरो रिएक्शन है। अगर आप यहां पे लेते हो HCl और यहां पे लेते हो NaOH, और ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट में बनाएगा CH3, उसके बाद COOC2H5 प्लस वाटर, इसका नाम है एस्टर। ये था आपका इथेनॉल और ये था आपका इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है आपके पास एसिटिक एसिड। तो रिएक्शन आपके पास आती है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया, या तो ये यहां तक दी होती है, कंप्लीट द रिएक्शन होती है, पूरा करना होता है, या वो पूछ लेते हैं एस्ट्रीकरण क्या होता है। एस्ट्रीकरण में क्या होता है कि जब भी एथेनोइक एसिड की क्रिया अभिक्रिया करवाई जाती है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर का निर्माण होता है, इस वजह से रिएक्शन का नाम होता है एस्ट्रीकरण या एस्टर फॉर्मेशन, और H2O बाहर निकलता है। और यहां पे कई बार हायर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि जो H है वो कहां से निकलता है, तो इथेनोइक एसिड में से यहां से H आपका निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकलेगा, तब वाटर यहां से बना। अब ये रिएक्शन हमने दो लिखे, एक एसिड की प्रेजेंस में, एक बेस की प्रेजेंस में। अगर आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो प्रोडक्ट आपके साथ पास बनता है एस्टर। अगर इस एस्टर में पानी मिलाते हो और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, तो रिएक्शन बैक हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो यानी एस्टर का निर्माण कब होता है, जब इथेनोइक एसिड में इथेनॉल मिलाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा एस्टर वाटर। अगर आपको वापिस इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बनाना है तो उसी एस्टर में आप पानी मिला के सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में गर्म कर दो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। अब सेकंड जो रिएक्शन है, इस एस्टर का यूज कहां पे होता है, एस्टर का यूज होता है, यूज में पढ़ेंगे हम लास्ट में, तो एस्टर का यूज होता है जो आपके जो भी परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, सेंट होते हैं, उनमें इसकी परफ्यूम सेंट में एस्टर का ही इस्तेमाल होता है। जो सुगंध होती है वो एस्टर के कारण ही होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ। तो अभी हमने देखा एथेनोइक एसिड क्या है, एसिड, और एसिड की रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो हमने पहले एसिड एंड बेस साल्ट जो लेसन पढ़ा था उसमें पढ़ा था, एसिड की जब भी रिएक्शन होती है बेस के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होगी, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो अगर हम एग्जांपल लें कि आपके पास एसिड है CH3COH और आपने बेस क्या ले लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट यहां से क्या बन गया आपके पास, सोडियम एसीटेट, और प्लस क्या बन गया आपके पास, वाटर। तो ये क्या था आपके पास, जिसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और ये क्या था आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपके पास क्या है, साल्ट है, सोडियम साल्ट है किसका, एसिटिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको सोडियम एसीटेट भी कह देते हैं, सोडियम एसीटेट, इसको एसीटेट बोलते हैं। ये सोडियम है, सोडियम एसीटेट, और वाटर। तो यहां से अगर आप देखें तो जब भी एथेनोइक एसिड की किसके साथ, बेस के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। थर्ड जो रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की, ये रिएक्शन भी हम पहले एसिड बेस साल्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। वो रिएक्शन है आपकी एसिड की किसके साथ रिएक्शन है, यहां पे इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ।
तो जैसे हम लेते हैं पहला एग्जांपल इथेनोइक एसिड CH3COOH और इसकी रिएक्शन किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना। तो जब भी हमने पढ़ा था कि एसिड बेस एंड साल्ट में या मेटल में हमने पढ़ा था कि जब भी आपकी रिएक्शन होगी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। वही यहां पे होगा। देखो आपके पास बन गया CH3COONA, 2 मॉलिक्यूल आपके CH3COONA सोडियम एसिटेट के प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर आप यहां से देखें, ये था आपके पास एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या बना, साल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। और ये साल्ट अभी हमने पढ़ा था, इसका नाम है सोडियम एसीटेट या सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये रिएक्शन हम किसके साथ लेते हैं, सेम एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो हमने ले लिया जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सेम रिएक्शन सेम प्रोडक्ट की आपके पास क्या बन गया, सोडियम साल्ट बन गया एसिटिक एसिड का, सेम कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, सेम वाटर बन। तो यहां से अगर आप देखें तो एथेनोइक एसिड की चाहे सोडियम कार्बोनेट या कोई भी मेटल का कार्बोनेट है उसके साथ रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट साल्ट बनेगा आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और H2 बनेगा। ये हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में जो पढ़ा था, बेकिंग पाउडर के बारे में, वहां पे भी इस रिएक्शन का हमने जिक्र किया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोप एक्शन। सोप एक्शन भी कह सकते हैं हम, या इसको कह सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट की सोप एंड डिटर्जेंट, तो आपने देखा होगा कि हम जो कपड़े धोते हैं साबुन के साथ, सोप के साथ धोते हैं, डिटर्जेंट के साथ धोते हैं, तो वो सोप या डिटर्जेंट कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें, जो हमारे पास वाटर है, पानी है, वो दो तरह का होता है, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। जो वाटर है आपके पास वो दो तरह का होता है, हार्ड वाटर और दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर वो होता है जिसमें क्या घुले हों, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या घुले हों, साल्ट घुले होते हैं, सोल्युबल साल्ट होते हैं। सोल्युबल मीन घुले हुए। तो जब इन साल्ट को हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट वाटर। तो अगर आप कहें कि जिस पानी में लवण घुले होते हैं उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर, जैसे समुद्र का पानी है। और अगर हम बात करें सॉफ्ट वाटर, तो जिसमें से हम साल्ट को रिमूव कर देते हैं उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो जो साबुन आपकी वो सॉफ्ट वाटर में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ज्यादा काम करती है। अगर आप उसको हार्ड वाटर में इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो वो झाग नहीं बनाती, वहां पे लेदर फॉर्मेशन वहां पे नहीं होती और वो स्कम बन जाती है, साबुन है जो वो फट जाती है। तो वहां पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट, जिसको हम सर्फ कहते हैं, साबुन और सर्फ। तो अब ये साबुन काम कैसे करती है, एक्शन क्या है, तो हम पढ़ेंगे मिशेल फॉर्मेशन। तो जो साबुन का अगर हम जनरल फार्मूला लिखें तो आपके पास एक ये लॉन्ग चेन होगी, जैसे C15H31, आगे COONA, या ये C17H33 COONA, या ये आगे C19H35 COONA। तो ये सारे जनरल फार्मूले हैं किसके, साबुन के। तो इनमें से हम एक फार्मूले की बात करते हैं, कोई भी एक फार्मूला। जैसे पहला फार्मूला हम लेते हैं, तो यहां से अगर आप देखें तो ये दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं R,
और दूसरा जो पार्ट है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, और ये पार्ट आपका टूट जाएगा किस तरह से, आयनों में टूट जाएगा। और ये दूसरा पार्ट है जो आपका, ये आयनों में नहीं टूटता। तो एक पार्ट है जो आपका आयनों में टूट जाता है और दूसरा पार्ट है जो आयनों में नहीं टूटता। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब बॉन्डिंग की बात की थी। तो जब जहां पे आयन बन जाते हैं वो आयनिक बॉन्ड की तरह काम करता है, तो ये पोलर बन गया, और जहां पे आयन नहीं बनते वो नॉन पोलर की तरह काम करता है। तो ये जो साबुन है इसके दो सिरे हैं, इस सिरे को आर को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। और दूसरा सिरा है ये जो सोडियम आयन है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक। तो अगर आप यहां पे नाम ही देखें, हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिक का मतलब होता है डर। तो ये जो सिरा है जल में घुलने से डरता है, इस वजह से इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। और ये सिरा आयन बन गए, और पानी है वो भी आयन में टूट जाएगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव। तो ये भी पोलर है वो भी पोलर है, पोलर में डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ये सिरा आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन पानी, फिलिक मीन लव, कि जो पानी को लव करता है। तो अगर आपने सुना होगा कि उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, वहां से भी हाइड्रोफोबिक आया। हाइड्रोफोबिया मीन पानी से डर, कि वो नहाने से डरता है या पानी से डरता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, कि पानी में उतरने से डरता है, जैसे स्विमिंग से डरता है। तो यहां पे हमें सिर्फ याद रखना है कि जो जनरल फार्मूला है साबुन का, उसके दो पार्ट है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और एक आयन पार्ट है। जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मीन जो पानी में नहीं घुलता, और जो आयन है वो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे, जो पानी में घुलेंगे। तो जो पानी में नहीं घुलता। अब हम बात करते हैं कि जो डस्ट है, जो मैल है आपके कपड़ों में, वो क्या होता है, ऑयल्स की प्रॉपर्टी होती है उसकी। और ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर में घुलेगा, और ये जो सिरा है वो नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये ऑयल जो डस्ट पार्टिकल है उसमें घुलेगा, और ये सिरा है जो आपका पानी में घुलेगा। तो इसको हिंदी में जल स्नेही, कि जल से स्नेह करता है, जल में घुल जाता है। और ये जल विरोधी, कि जल से विरोध, ये पानी में नहीं घुलता। तो अगर हम मिशेल फॉर्मेशन की स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपके पास ये है डस्ट या ऑयल ड्रॉप कह सकते हैं हम। इस ऑयल ड्रॉप के आसपास आपने क्या करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है। एग्जाम में आपने इस तरह से बिल्कुल आराम से बनानी है स्ट्रक्चर। तो ये जो हमने बनाया ये है आपका Na पॉजिटिव, सारे ये Na पॉजिटिव है। और ये जो आपकी चेन बनाई ये है आपका R मीन हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो हमने देखा था हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक होता है जो पानी में नहीं घुलता। और जो ये है ऑयल की ड्रॉप्स, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ऑयल ड्रॉप्स, या हम इसे कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल। तो डस्ट पार्टिकल या ऑयल ड्रॉप्स है वो क्या है, देखो उसकी तरफ क्या है, ऑयल ड्रॉप्स की तरफ क्या है, आर सिरा है। सारे सिरे आर जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो सारी अंदर की तरफ है, ये सारे तेल में घुलेंगे, इस ऑयल ड्रॉप्स को घोल लेंगे। और सारे जो सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ है, वो क्या बनाते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। तो ये साबुन इस तरह से काम करती है कि जो साबुन की जो चेन है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती है। जो हाइड्रोकार्बन सिरा है वो अंदर की तरफ चला जाता है, और जो सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। और वो सारे हाइड्रोकार्बन पार्ट वो ऑयल ड्रॉप है उसकी तरफ चले जाते हैं सारे। तो ऑयल ड्रॉप्स को घोल लेते हैं, और जो बाहर का जो सिरा था वो पानी में घुल जाता है, और वो झाग बन के जो मैल है वो बाहर निकल आता है।
उसके बाद हम बात करते हैं डिटर्जेंट की। ये साबुन की बात थी। डिटर्जेंट का जो जनरल फार्मूला है, सेम हाइड्रोकार्बन पार्ट है। यहां पे जो एसिड होंगे वो क्या होंगे, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट होते हैं। या तो सल्फोनिक एसिड होंगे, किसी कार्बोजैलिक एसिड के सल्फोनिक एसिड एग्जांपल हमने ले लिया, या वो अमोनियम साल्ट होंगे। एक लॉन्ग चेन होगी इसी तरह से, जैसे अभी हमने लिखा था, सिर्फ चेन में यहाँ पे सोडियम साल्ट थे फैटी एसिड के, कार्बोजैलिक एसिड के, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड या अमोनियम साल्ट होते हैं। और डिटर्जेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है, जहां पे साबुन काम करना बंद कर देती है, हार्ड वाटर में साबुन झाग बनाना बंद कर देती है, वहां पे हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। और दूसरा यूज क्या है, शैम्पू बनाने में भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से केयरफुली सुना होगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम करते रहें, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।